नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक नाम की एक हॉरर एक्शन और फैंटेसी नॉवेल की स्टोरी लेकर आऊंगा। इसमें एपिसोड्स तो काफ़ी सारे हैं और मैं उन सभी एपिसोड्स को उनके सीक्वेंस में ही आप लोगों के सामने रखूंगा। बुक वैसे इंग्लिश में है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे कहानी पर आऊँगा। अगर आपने इस नॉवेल का नरेशन वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखें, जिससे आपको एक कहानी समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे एपिसोड 1 पर आता हूँ। सूजी ने थके हुए होने के कारण अपने माथे पर कई बार हाथ मारा। उसके हाथ द्वारा लगाए गए बल ने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी जीवित है। बेशक वह मरा नहीं था, लेकिन वह इस शहर का इतना गरीब व्यक्ति था कि उसने सोचा कि वह मरे हुए व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वह अपने गरीबी से त्रस्त गांव में वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी किस्मत बदलना चाहता था और अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता था। यही कारण था कि उसने इस उम्मीद से इस सिटी में रहने का फैसला किया कि उसकी कड़ी मेहनत अंत में उसे सफलता की ओर ले जाएगी। लेकिन कुछ समय तक काम करने के बाद उसे लगने लगा कि उसके मूल इरादे वास्तव में भोलेपन से भरे हुए थे। यह शहरी जीवन उम्मीद से भरी हुई लगती थी, लेकिन असल में यह बस एक ठंडा और निर्दयी शहर था। कड़ी मेहनत सस्ती और बेकार मानी जाती थी। मेरी बहन हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में है। उसकी स्कूल की फीस, उसके पाठ्य पुस्तकों और उसके खाने के लिए पैसे देने हैं, उसने खुद से आह भरते हुए कहा। पहाड़ों के गांव में रहने वाले सभी बच्चे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो पहाड़ छोड़ सकेंगे, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका अच्छी शिक्षा प्राप्त करना था। सूजिन को उम्मीद थी कि उसकी छोटी बहन किसी दिन पहाड़ छोड़ सकेगी। उसका परिवार शुरू में ही चाहता था कि उसकी बहन स्कूल छोड़ दे और उसे खेती करने में मदद करे या अतिरिक्त पैसे के लिए कोई काम ढूंढ ले, जिससे परिवार की आर्थिक बोझ कम करने की मदद मिलेगी। लेकिन उसने इस फैसले का विरोध किया और इस तरह अपने बहन की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई। शर्त बस इतनी थी कि उसे ही बहन के खर्चे उठाने होंगे, जिसमें उसका खाना और किताबें शामिल हैं। उसका वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपना वेतन कई हिस्सों में बांटना पड़ता था। एक हिस्सा उसके परिवार को जाता था, एक हिस्सा उसकी छोटी बहन को, और आखिरी हिस्सा उसके किराए और खाने के लिए खर्च होता था। महीने के आखिर में उसके पास हमेशा लगभग कुछ भी नहीं हुआ करता था। अपने दफ्तर की मेज को ठीक करने के बाद वह घर से निकल गया। रात के 10 बज रहे थे और आसमान में कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। ऐसे प्रदूषित शहर के आसमान में यह नज़ारा देखना काफी दुर्लभ था। हम 3 दिन में अपने कंपनी की एक मीटिंग करने जा रहे हैं और सबको अपने अपने हिस्से का भुगतान करना है, लेकिन यह महीने का अंत होने के कारण उसके पास इन सब के लिए पैसे नहीं बचे हैं। शायद उसे बीमार होने का बहाना करके मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए, सूजिन ने खुद से कहा। इस तरह की चीजें वास्तव में उसके जैसे गरीब व्यक्ति के लिए बोझ थी। उसके पास ऐसी मीटिंग और पार्टी करने के पैसे नहीं थे। इस समाज में दूसरों के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन कठोर वास्तविकता यह थी कि महीने के अंत में सूजिन के पास पैसे नहीं बचते थे। कार्यालय उस अपार्टमेंट से बहुत दूर नहीं था जिसे सूजिन ने किराए पर ले रखा था। हालांकि उसने पूरा अपार्टमेंट किराए पर नहीं लिया था। मकान मालिक ने अपार्टमेंट को अलग अलग कमरों में विभाजित कर दिया था ताकि वह इसे अधिक लोगों को किराए पर दे सके, और सूजिन ने बिल्डिंग के छोटे और अंधेरे तहखाने को किराए पर लिया था। लेकिन भले ही तहखाने का किराया कमरों की तुलना में बहुत कम था, फिर भी उसके लिए हर महीने किराया चुकाना
मुश्किल था। एस सिटी रहने के लिए एक महंगी जगह थी। इस शहर में रहने की लागत इतनी अधिक थी कि हम सोच भी नहीं सकते। शरद ऋतु का मौसम था, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। सुजिन ने सहज रूप से अपनी जैकेट को थोड़ा कस लिया। उसका तहखाना कोने पर ही था, इसलिए वह तेजी से चलने लगा। लेकिन कोने पर पहुंचने से ठीक पहले उसने एक छोटी सी अस्थायी किताबों की दुकान देखी, जहां किताबें बिक रही थी। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। इसीलिए यह देखना मुश्किल था कि वह कैसा दिख रहा है। वह अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे ठंड लग रही है। सुजी ने स्टॉल मालिक द्वारा बेचने के लिए रखी गई किताबों पर नजर डाली। उसमें से ज्यादातर पुरानी पत्रिकाओं के अंक थे और यहाँ वहाँ कुछ उपन्यास भी थे। नमस्ते, आप ये किताबें कितने में बेच रहे हैं? $10 में 2 किताबें, जो भी तुम्हें पसंद हो ले लो, स्टॉल मालिक ने जवाब दिया और अपना हाथ रगड़ना जारी रखा। किताबें बहुत सस्ती थी। आजकल सादे कागज की कीमत भी इससे ज्यादा है। सूजी ने बेतरबी ढंग से कुछ किताबें उठाई, उन्हें स्टॉल मालिक की तरफ लहराया और कहा, मैं 5 किताबें लूंगा। क्या मैं उन्हें सभी को $20 में ले सकता हूँ? स्टॉल मालिक उस समय दुकान बंद करने के लिए तैयार लग रहा था, इसीलिए उसने सिर्फ सर हिलाया। सूजिन से $20 लिए और सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। सूजिन हाथ में किताब लेकर अपने घर लौट आया। वह जिस तहखाने में रह रहा था उसका आकार सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज्यादा था। इसके अलावा यह 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा उसका बेडरूम और दूसरा एक छोटा सा बाथरूम। जब उसने अपना चेहरा धोया और खुद को आईने में देखा तो वो खुद में खोया हुआ सा महसूस करने लगा। आईने में उसने जो प्रतिबिंब देखा वह सबसे सुंदर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के नैन नक्श काफी अच्छे थे। अगर कोई भी उसके मूल के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं जानता तो दूसरे कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते कि वह वास्तव में पहाड़ी इलाके से आया है। वह थककर बिस्तर पर बैठ गया और उसने खरीदी हुई किताबें उठाई। जब उसने उन्हें पलटा तो उसकी नजर एक पल के लिए ठहर गई। उसने तो सिर्फ 5 किताबें खरीदी थी, तो इसमें अब 6 किताबें क्यों थीं? क्या मैंने गलती से एक किताब अधिक ले ली? सुजी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये किताबें बहुत सस्ते दामों पर बेची जा रही थी, लेकिन स्टॉल मालिक ने उन्हें छूट में बेचा था और उसने वास्तव में गलती से एक किताब अधिक ले ली थी। उस किताब का कवर काले चमड़े का था और उसमें थोड़ी बनावट थी। वह वास्तव में एक अच्छा कवर था। पूरा कवर काला था, कोई शीर्षक नहीं था और उस पर कोई शब्द नहीं था। यह बहुत अजीब था। वह किताब खोलने ही वाला था कि अचानक उसे ठंड लगने लगी और उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद उसे ठंड लग गई है, लेकिन फिर भी उसने किताब खोलने से अपने हाथ को नहीं रोके। जैसे ही उसने इसे खोला, उसके शरीर के चारों तरफ अचानक सफेद धुआं उठने लगा और उसके सिर के अंदर एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। फैंटेसी टाउन मूल रूप से एक सुंदर जगह थी, लेकिन कुछ दशक पहले फैंटेसी टाउन के लोग रातों रात गायब हो गए। तब से हर 10 साल में एक रात को फैंटेसी टाउन की बुझी हुई लाइटें आने वाले पागलपन भरी रातों का सबूत में एक बार फिर से जल उठती हैं। और आज आप खुद इस पागलपन से भरी रात का अनुभव करेंगे। वह खौफनाक आवाज सूजिन के सिर के अंदर बहुत देर तक गूंजती रही। आवाज पागलपन भरी थी, बेजान, क्रूर, हिंसक थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें मानव जाति के लिए जानी जाने वाली हर नकारात्मक भावना का मिश्रण था। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द से उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। यह कौन सी जगह है? तभी एक महिला की आवाज गूंजी और सूजिन को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। इसके बजाय वह अनाज के ढेर के पास बैठा था।
इसके अलावा वहां 4 पुरुष और 2 अन्य महिलाएं थीं। वह तुरंत उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि क्या है वह बस एक सपना देख रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे लगा ही नहीं कि वह सिर्फ सपना देख रहा है। मुझे यकीन है कि आप सभी के पास पहले से ही इसका उत्तर है। याद है जो आवाज आपने अभी अपने दिमाग में सुनी थी? बोलते समय उसमें से एक आदमी दूसरे के सहारे झुका हुआ था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन वह बहुत जवान दिख रहा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वह दूर और अलग थलग दोनों लग रहा था। लेकिन उसने जो कहा उससे सभी को रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज की याद आ गई जो उन्होंने पहले अपने दिमाग में सुनी थी। कि क्या मतलब है आपका? हम फैंटेसी टाउन में हैं? दूसरे आदमी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। यह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो थोड़ा मोटा था और उसके बाल झड़ रहे थे। उसने जो सूट पहना था वह बहुत महंगा लग रहा था, इसीलिए उसके रूप रंग से स्पष्ट था कि वह काफी अमीर था। यह सही है, हम फैंटेसी टाउन में हैं और यहीं पर आज रात की गतिविधियां होंगी, दूसरी महिला ने कहा। यह मुश्किल से 20 साल की लग रही थी और काफी प्यारी और मिलनसार लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उसे और मिलनसार बना रही थी। आज रात की गतिविधियां? इसका क्या मतलब है? क्या यह कोई पार्टी है? लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले अपने घर में खाना खा रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी इस पूरी स्थिति से हैरान था। मैं अभी पढ़ रहा था। मैं भी। अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर बाकी 2 आदमी भी बोले। वे दोनों छात्र लग रहे थे। एक की उम्र 15 या 16 साल के आसपास थी, जबकि दूसरा थोड़ा सा छोटा लग रहा था। मैं भी पढ़ रही थी, उस महिला ने कहा। यह महिला 20 साल की लग रही थी। उसका मेकअप बहुत सावधानी से किया गया था और उसके कपड़े पहनने का तरीका भी कुछ उत्तेजक था। ओह, यह सही है, मैं सूप पीते पीते किताबें पढ़ रहा था, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना माथा पीटते हुए कहा। उनकी बातें सुनने के बाद सुजीन को याद आया कि यह सब तब हुआ जब उसने अभी अभी खरीदी गई किताब खोली थी। चूंकि यहाँ आने से पहले हर कोई यही काम कर रहा था, इसीलिए यहाँ जरूर किसी तरह का संबंध था। मुझे पता है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे पास अभी उन सभी का जवाब देने का समय नहीं है, क्योंकि यह लगभग 10 मिनट में शुरू होने वाला है। इसीलिए सुनिए, छोटी महिला ने सभी से कहा। आप सभी अचानक यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप सभी ने अभी जो किताब पकड़ी है, हम इसे हेल्थ हैंडबुक कहते हैं। सुजिन को अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी उस किताब को पकड़े हुए हैं जिसे उसने खोला था। किताब के पहले खाली कवर पर अब खूनी लाल रंग से 2 बड़े शब्द लिखे हुए थे, हेल्थ हैंडबुक। अलग थलग रहने वाले युवक के अलावा बाकी सभी लोग हैरान थे, लेकिन युवती ने बोलना जारी रखा। कोई नहीं जानता कि हेल्थ हैंडबुक का आविष्कार किसने किया है, लेकिन इसमें निसंदेह जबरदस्त शक्ति है। हर हैंडबुक मालिक को अनगिनत बुरे सपने से गुजरना होगा, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको बचने का मौका मिल सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम इन लोगों से बात करने की जहमत क्यों उठा रहे हो। वे सभी स्पष्ट रूप से नए हैं और मुझे संदेह है कि वे रात तक जीवित बचेंगे, अलग थलग रहने वाले आदमी ने भावहीनता से कहा। क्या आप मिस्टर जियांग हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसने उस युवा आदमी को पहचान लिया है। यह सुनकर अलग थलग रहने वाला आदमी थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ओहो, मुझे आश्चर्य नहीं कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन कोई खास व्यक्ति नहीं हूं मैं आपकी कंपनी के संपर्क में बिजनेस के लिए आया हूं, बस इतना ही। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने सौहार्दपूर्ण हंसी के साथ कहा। चूंकि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसीलिए आप मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली रहें तो आप बच सकते हैं, अलग थलग रहने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने युवती की ओर देखा और कहा,
अगर तुम इन लोगों से बात करना जारी रखना चाहती हो तो जारी रखो, मैं नहीं रुकूंगा। यह कहने के बाद वह चला गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह युवा व्यक्ति के पीछे चला गया। युवती ने उस अलग थलग आदमी को जाते हुए देखा और हार मानकर कंधे उचका दिए। वह अपने सामने खड़ी बाकी भ्रमित लोगों की ओर मुड़ी और बोली, इतना कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इसके लिए समय नहीं बचा है, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह देकर छोड़ती हूँ। सबसे पहले हमेशा हैंडबुक की अपनी कॉपी पर ध्यान से नजर रखें, यह इस जगह से जीवित रहने की आपकी चाबी होगी। दूसरा, आपको कभी भी फैंटेसी टाउन की सीमाओं के आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। तीसरा, इससे बचने की पूरी कोशिश करें और अंत में आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। माफ कीजिए मिस, लेकिन क्या आप कंफर्म है कि यह कोई रियलिटी शो या कोई बड़ा टीवी प्रैंक नहीं है? बड़े छात्र ने पूछा। युवती ने हंसते हुए उसकी टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। अगर तुम यही सोचते हो तो तुम बहुत ही दुखद तरीके से मरोगे। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? सुजिन ने पूछा। चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, पर यह युवती स्पष्ट रूप से जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। मेरा नाम लियू यिंगिंग है, लियू ने कहा, और उसने सुजिन को थोड़ा आश्चर्य से देखा। हालांकि सुजिन भी बाकी लोगों की तरह उलझन में दिख रहा था, लेकिन बाकी सभी की तुलना में काफी शांत था। ऐसा लगता है कि तुम हमसे कहीं ज्यादा जानती हो। तुम यह सब कैसे जानती हो? सुजिन ने पूछा। उसे यह भी याद नहीं था कि वह यहाँ कैसे आया, और बाकी लोगों के पास भी कोई सुराग नहीं था। ऐसे में इस युवती के पास जो भी जानकारी थी वह उनके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन युवती ने उसके सवाल में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर मैं आपको बताऊं तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग खुद जाकर इसका अनुभव कर सकते हैं। अलविदा सभी को। फिर वह मुड़ी और चली गई। सुजिन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह पहले ही नजरों से ओझल हो चुकी थी और उस अंधेरे में गायब हो गई थी जिसने फैंटेसी टाउन के बाकी हिस्सों को ढक रखा था। बाकी सभी लोग भी अंदर से असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए सावधानी से तैयार महिला ने सभी की ओर मुड़कर देखा। नमस्ते, मेरा नाम झांगजिंग है और मैं सेल्स से हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सभी एक दूसरे का ख्याल रखें तो यह बहुत अच्छा होगा। भयानक माहौल में झांगजिंग बहुत डरी हुई लग रही थी और सहज रूप से अपने सामने खड़े 3 लोगों की ओर मुड़ी और मदद मांगी। सुजिन ने भी सहमति जताई कि सभी का एक साथ रहना अच्छा है, इसीलिए अपना सिर हिलाया और अपना परिचय दिया। मैं सुजिन हूँ, मैं सिर्फ एक छोटे से कार्यालय का कर्मचारी हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम सभी साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें तो यह हम सब के लिए अच्छा होगा। मेरा नाम चियू है और मैं एक छात्र हूँ, लेकिन मैं किसी सामान्य हाई स्कूल में नहीं जाता। मैं एक मार्शल आर्ट एकेडमी में हूँ। चूई बड़ा लड़का था और वह पूरी तरह से फिट था, इसीलिए यह स्पष्ट था कि वह अक्सर कसरत करता था। मेरा नाम यांग जिचेन है और मैं प्रथम वर्ष में हूँ, छोटे लड़के ने डरते डरते कहा। उसने चश्मा पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा मुसीबत से दूर रहता है। सुजिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पुस्तिका को देखा। लियो ने पहले कहा था कि यह पुस्तक उन्हें जीवित रहने में मदद करेगी, इसीलिए उसने इसे खोला। पहले पन्ने को छोड़कर हर पन्ना खाली था और पहले पन्ने पर लिखी हुई सामग्री फैंटेसी टाउन के बारे में थी। क्या सुजिन और उसके साथी यहां से बच पाएंगे? क्या होगा उनका पहला इम्तिहान? कौन कौन इसमें अपनी जान खोएगा और कौन कौन बचा पाएगा? क्या है इस हेल्थ हैंडबुक के पीछे का रहस्य? किसने लिखा है इसे? और सबसे बड़ा सवाल, इसके अंत में कौन सा इनाम मिलने वाला है जिसके बारे में चूयू बात कर रही थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसका हर भाग आपको हर दिन हमारे YouTube चैनल पर शाम 3 से 5 बजे के बीच मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ
इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।